नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे और पादप वृद्धि की अवधारणा को हम समझ चुके हैं। और उस वीडियो में मैंने बताया था इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें से हमने वृद्धि वाला टॉपिक कर लिया। अब वृद्धि को प्रभावित करने वाले बहुत सारे रसायन भी पादपों में पाए जाते हैं। इन कार्बनिक रसायनों के लिए पादप हार्मोन शब्द भी प्रचलन में है और ज़्यादा प्रचलित शब्द इसके लिए है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआरस, पादप वृद्धि नियामक, पीजीआरस, बहुवचन में आर्स कह दिया। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको हम फाइटो हार्मोन्स या पादप हार्मोन भी कह सकते हैं। इनके बारे में सबसे पहले जूलियस वॉन सेक्स नाम के जर्मन वैज्ञानिक ने ये अवधारणा दी कि जिस प्रकार जंतुओं में वृद्धि व उपापचय या कार्य की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए हार्मोन्स पाए जाते हैं, उस प्रकार पादपों में भी ऐसे कार्बनिक पदार्थ पाए जाने चाहिए। हार्मोन शब्द जो है वो स्टर्लिंग द्वारा दिया गया और फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन शब्द जो है वो थीमेन द्वारा दिया गया। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम हम विभिन्न पीजीआरस के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तब उसके बारे में आएगा। आज के वीडियो में हम इस पीजीआर के बारे में हम लोग देखेंगे और उसमें भी एक ऑक्सिन के बारे में हम लोग पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। आगामी वीडियोज़ में भावी अन्य जो पीजीआरस बचेंगे, जिबेरेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, एथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड है, उनके बारे में आगामी वीडियोज़ में हम लोग अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो आइए शुरुआत करते हैं। ऑक्सिन्स पढ़ना अपने को इस वीडियो में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या पीजीआरस, पादप वृद्धि नियामक, जिनको हम पादप हार्मोन्स भी कहते हैं। थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में कक्षा 10 में अध्ययन किया होगा। तो ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो पादप में जिन स्थान से इनकी उत्पत्ति होती है वहाँ से अन्यत्र गति करते हैं और बहुत अल्प मात्रा में ये संश्लेषित होते हैं और ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से उनकी कार्य की जो फिजियोलॉजिकल विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं पादप में, उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, इनको मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटते हैं हम लोग पीजीआरस को। एक तो ऐसे पीजीआर जो वृद्धि को प्रमोट करते हैं, वृद्धि को के पक्ष में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण से पादप में नई कोशिकाएं बनेंगी, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होगी, नए अंगों का विकास होगा। इस प्रकार के जो कार्य करने वाले जो पीजीआरस है उनको हम कहेंगे ग्रोथ प्रोमोटर्स। जबकि वृद्धि को रोकने वाले जो कारक हैं, जो पीजीआरस है, उनके लिए नाम आएगा वृद्धि संदमक या ग्रोथ इनहिबिटर्स। ये वृद्धि रोकने जैसे ये प्रसुप्त अवस्था बनाए रखते हैं, कलिकाएं वगैरह इनके कारण से प्रस्फुटित नहीं होती है। विलगन को प्रेरित करते हैं, विलगन मतलब पत्तियां वगैरह झड़ती हैं, फल वगैरह झड़ जाते हैं वो। तो इस प्रकार के वृद्धि को रोकने वाले जो कारक हैं, जो वृद्धि को बढ़ने से रोकते हैं या पादप के विभिन्न अंगों के विकास को रोकते हैं, अवरुद्ध करते हैं, उन इनहिबिटर्स को इस श्रेणी में लाएंगे। अब इनमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें एग्जाम्पल। ग्रोथ प्रमोटर्स के अंतर्गत 3 प्रमुख वृद्धि प्रवर्धक पीजीआरस हैं, जिनमें सबसे पहले ऑक्सिन्स, जिनका विस्तार से वर्णन इसी वीडियो में आगे हम लोग करेंगे, जिबेरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। ये दो जो है ऑक्सिन्स और जिबेरेलिन्स, सब में देखो इन तीनों में बहुवचन लगाया हुआ है, ऑक्सिन्स, जिबेरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स। इसका मतलब कई सारे हार्मोन्स का समूह है। ये एकल नहीं होते, सिर्फ ऑक्सिन अकेला कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक नहीं है। कई सारे ऐसे यौगिक हैं, उनको सामूहिक रूप से हम लोग ऑक्सिन्स कहते हैं, जिनका एक समान गुण है। ऐसे जिबेरेलिन्स भी कई सारे हैं, साइटोकाइनिन्स में भी कई सारे हैं।
ये ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स जो है वो पादप की लंबाई में वृद्धि करने वाले, लंबाई में बढ़ाने वाले मुख्य इनका कार्य है, लंबाई में वृद्धि करना। साइटोकाइनिन्स का कार्य है कोशिका निर्माण को प्रेरित करना, कोशिकाएं नई बनाने को प्रेरित करना। इसका मतलब विभजोत की कोशिकाएं जहाँ होती है वहाँ पे साइटोकाइनिन्स की प्रचुरता होती है। इसी प्रकार ग्रोथ इनिबिटर्स में दो प्रमुख लिया हमने, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, एथिलीन बोल सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में उच्चारण में इथाइलिन हो गया, और वैसे देखें तो ये एथीन ही है, एथीन को रूढ़ पद्धति में एथिलीन बोलते हैं, वही है ये। और एब्सिसिक अम्ल, ये एथिलीन की जहाँ तक बात है, इस एथिलीन को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान इसको वृद्धि ग्रोथ प्रोमोटर्स में इसको मानता है, वृद्धि को बढ़ाने वाला। और एनसीईआरटी के अनुसार ये दोनों ही कार्य करता है, प्रमोशन का भी काम करता है, इनिबिशन का भी काम करता है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रमुख कार्य इनिबिशन का है, संदमन का मुख्य रूप से कार्य है, इसलिए इसको एनसीईआरटी इसको ज़्यादा महत्व इसको देता है ग्रोथ इनिबिटर में। हम भी इसको ग्रोथ इनिबिटर में मानेंगे। कार्य दोनों ही प्रकार के इसके, परंतु ज़्यादा कार्य इसका वृद्धि रोकने से संबंधित है, इसलिए इनको हमने इनिबिटर्स में लिया है। एथाइलिन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, इसलिए याद रखना है अपनों, एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन, ठीक है। और एब्सिसिक अम्ल आपने इसका नाम सुना भी है जब हमने लेविट का सिद्धांत पढ़ा था, रंध्र खुलने बंद होने की प्रक्रिया में, तो हमने देखा था रंध्र बंद करने की प्रक्रिया में इसका योगदान होता है एब्सिसिक अम्ल का, तो वो एब्सिसिक अम्ल। अब हम लोग चलते हैं, आज इस वीडियो में ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे, लंबा टॉपिक ऑक्सिन का, फिर एक वीडियो में इन दोनों का पढ़ेंगे, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स का, और तीसरे वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में ग्रोथ इनिबिटर्स का अध्ययन एक साथ करेंगे, ठीक है। तो आइए ऑक्सिन पर चर्चा करते हैं। ऑक्सिन्स, अब ऑक्सिन का जो शाब्दिक अर्थ है वो ग्रीक भाषा के शब्द ऑक्सेन से बना है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो, ग्रो वृद्धि करना। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो ऑक्सेन शब्द से इसका उत्पत्ति हुई है, और ऑक्सेन शब्द का शाब्दिक अर्थ है टू ग्रो। अब देखिए, इसको सबसे पहले पृथक किया गया था मानव मूत्र से, ये बात भी अपने ध्यान रखना है। पादप हार्मोन है, लेकिन सबसे पहले इसको पृथक किया गया, मानव मूत्र से पृथक किया गया। अब आप लोगों को प्रश्न होगा, मानव मूत्र में ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो हम लोग भोजन के लिए पादपों पर ही आश्रित है ना। तो मुख्य हमारा भोजन ही पादप उत्पाद ही हैं। पादपों खाएंगे तो उनमें जो ऑक्सीजन है वही मूत्र के साथ में शरीर से बाहर आ गया। द टर्म ऑक्सीजन इज़ अप्लाइड टू द, अब ऑक्सीजन कहेंगे किसको, या ऑक्सीजन किसको कहेंगे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको IAA बोलते हैं शॉर्टकट में, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, या सिर्फ इंडोल एसिटिक अम्ल, और उसके समान गुण रखने वाले समस्त प्राकृतिक और कृत्रिम जो यौगिक है उन सबको ऑक्सीजन कहते हैं। यानी इंडोल एसिटिक एसिड प्रमुख ऑक्सीजन है, और इस इंडोल एसिटिक एसिड के समान गुण धर्म रखने वाले समस्त प्राकृतिक और संश्लेषित यौगिक जो हैं उन सब के लिए नाम क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, अब कौन कौन से हो सकते हैं इसमें देखते हैं। जैसे प्राकृतिक ऑक्सीजन में एक तो खुद हो ही गया इंडोल एसिटिक एसिड, एक इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इसका भी ध्यान रखना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक की में ये इसको कृत्रिम ऑक्सीजन बताया गया IBA को, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड को, जबकि NCERT की किताब, जिसको मैं ज़्यादा सही मानता हूँ और अब सभी को मानना है, क्योंकि नीट का पेपर पूर्णतया NCERT की पुस्तक से आएगा, ये प्राकृतिक ऑक्सीजन के रूप में उसमें वर्णित है, इसलिए IBA को हम प्राकृतिक ऑक्सीजन कहेंगे। इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल। संश्लेषित में नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, शॉर्टकट में NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D और 2,4,5-T, 2,4-D और 2,4,5-T। 2,4-D का पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, शॉर्टकट में लिखते हैं 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड।
और इसी प्रकार 2,4,5-T जो है इसका पूरा नाम है 2,4,5 ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये कृत्रिम ऑक्सीन 3 उदाहरण, 2 उदाहरण हमने लिया प्राकृतिक ऑक्सीन का। अब इस ऑक्सीन की खोज कैसे हुई, इसके संबंध में विभिन्न प्रयोग वैज्ञानिकों ने किए, जिनको हम बायो ऐसे बोलते हैं। उन प्रयोगों को सभी को एक साथ में, उन प्रयोगों में सबसे पहला प्रयोग हम लोग लेंगे डार्विन और डार्विन का। डार्विन का इस चित्र में 2 प्रयोग लिए हमने, एक तो डार्विन एंड डार्विन, सिर्फ डार्विन लिखा इधर, दूसरा बॉयसन जेनसन का। ठीक है, 2 प्रयोग। एक पाल का प्रयोग भी फेमस है और सबसे ज़्यादा इसमें जो योगदान माना जाता है वो है FW वेंट का। तो कुल मिलाकर हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रयोगों पर चर्चा करेंगे। एक डार्विन एंड डार्विन, डार्विन एंड डार्विन में डार्विन और उस चार्ल्स डार्विन, वही जिसने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वही डार्विन, और उसका पुत्र फ्रांसिस डार्विन। डार्विन एंड डार्विन इसलिए कह रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन और उसका पुत्र जो फ्रांसिस डार्विन था, उन दोनों ने मिलकर कैनेरी घास पर प्रयोग किया। कैनेरी घास के प्रांकुर चोल को उन्होंने, ये प्रांकुर चोल आपने इसमें पहली यूनिट में पढ़ा है, एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण में, एक बीजपत्री भ्रूण में 2 अलग से ये बिंदु आए थे, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल मतलब प्रांकुर चोल, जो एक बीजपत्री भ्रूण में प्रांकुर और आद्य पर्णों के ऊपर अविभेदित परत का आवरण पाया जाता है। नॉन डिफ्रेंशिएटेड पोर्शन एक पार्ट पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है, उसको बोलते हैं प्रांकुर चोल। इसी प्रकार मूलांकुर के ऊपर भी होता है, उसको बोलते हैं मूलांकुर चोल। तो ये प्रांकुर चोल है कैनेरी घास का। ठीक है, और उसको एक तरफ से प्रकाश दिया उन्होंने, एक साइड से प्रकाश दिया, तो ये घास का जो प्रांकुर चोल है वो उस प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। ये एरो बता रहा है प्रकाश किस दिशा में आ रहा है। प्रकाश यदि इस तरफ से देते हैं तो ये प्रांकुर चोल इधर मुड़ जाता है, इस प्रकार से। प्रकाश इस तरफ आ रहा है तो प्रकाश की दिशा मुड़ गया। हमने ये छोटी कक्षाओं में और विशेषकर 10वीं में भी हमने प्रयोग देखा कि यदि किसी बंद कमरे में या कोई बॉक्स में जो चारों तरफ से बंद है, एक कमरा है मान लो, चारों तरफ से बंद है, एक तरफ से खिड़की खुली है और प्रकाश उसी दिशा से आता है, और उस बंद कमरे में गमले में लगा पौधा है, तो कई दिनों बाद हम देखते हैं कि उस पौधे का तना खिड़की की तरफ मुड़ जाता है ना। उसको हम कहते हैं धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन। तो ये सभी प्रयोग प्रकाश अनुवर्तन को समझने के लिए कर रहे थे। तो ये प्रकाश की दिशा मुड़ गया। अब क्या किया कि उसने इस प्रांकुर चोल की शीर्ष को काट दिया, चोटी काट दी इसकी प्रांकुर चोल के शीर्ष को, और फिर एक तरफ से प्रकाश देते हैं तो ये कहीं नहीं मुड़ता है, एक तरफ से प्रकाश देते हैं कहीं नहीं मुड़ता है। फिर इस प्रांकुर चोल के शीर्ष पर, कटे हुए शीर्ष के ऊपर एक अन्य पदार्थ की टोपी लगा दी गई, एक आवरण लगा दिया गया, और फिर से एक तरफ से प्रकाश दिया, कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं मुड़ा। कब मुड़ रहा था? जब प्रांकुर चोल अपनी प्राकृतिक अवस्था में था, उस समय जब एक तरफ से प्रकाश देते हैं प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है प्रांकुर चोल। लेकिन जब इसके शीर्ष को काट देते हैं तो और एक तरफ से प्रकाश देते हैं तो कहीं नहीं मुड़ता है। फिर उस शीर्ष पर कोई दूसरी चीज़ रख देते हैं, प्रांकुर चोल का कटा हुआ शीर्ष नहीं रख रहे हैं, दूसरी वस्तु को रख दिया तो भी कहीं नहीं मुड़ता है। इसका मतलब उस शीर्ष में कोई ना कोई पदार्थ ऐसा बनता है जो प्रांकुर चोल को प्रकाश की दिशा में मोड़ देता है। ये निष्कर्ष निकाला डार्विन और डार्विन ने। ठीक है, ये नीचे वाला बाइसन जेनसन का प्रयोग देखने से पहले एक और चित्र पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये भी यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक
डार्विन और डार्विन का प्रयोग है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसको फिर से देखते हैं दूसरे तरीके से कि ये प्रांकुर चोल एक तरफ से प्रकाश दिया, प्रकाश की दिशा में मुड़ गया, प्रकाश की दिशा में मुड़ गया। इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया है इस ऊपर वाले पोर्शन में, इधर ये दिखा रहा है कि जहाँ पे प्रकाश था ये प्रकाशित क्षेत्र है ये वाला, और ये अप्रकाशित क्षेत्र है, शेडेड साइड ऑफ पॉलीऑप्टाइल। तो ये कह रहा है कि जो प्रकाशित क्षेत्र की कोशिकाएं वो छोटी छोटी है, उनकी लंबाई उतनी बड़ी नहीं है। ये बॉक्स देख सकते हैं आप ध्यान से, छोटे छोटे ऐसे, जबकि यहाँ की जो छाया वाले भाग में जो कोशिकाएं उनकी लंबाई अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की दिशा में, जैसे ये मान लेते हैं प्रांकुर चोल, ये प्रकाश की दिशा में क्यों मुड़ा? ये प्रकाश, यहाँ से प्रकाश आ रहा था, यहाँ पे प्रकाश नहीं था, तो जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ की कोशिकाएं की लंबाई बढ़ गई, और जहाँ प्रकाश है वहाँ की कोशिकाओं की लंबाई छोटी रह गई, बढ़ी नहीं, इसलिए मुड़ गया। ये चीज़ ऐसे है कि जहाँ प्रकाश है वहाँ तो कोशिकाएं छोटी रह गई, और जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ पे कोशिकाएं लंबी हो गई, इसलिए प्रकाश की दिशा में मुड़ गया था। इसके शीर्ष को काट दिया तो ये कहीं नहीं मुड़ता है, प्रकाश इधर से आ रहा है, यहाँ पे भी प्रकाश इधर से आ रहा है, लेकिन कहीं नहीं मुड़ा। शीर्ष को किसी अन्य वस्तु से ढक दिया, टिप कवर्ड बाय ओपेक कैप। अब कटा हुआ नहीं, इस पर प्रांकुर चोल के ऊपर एक ऐसी टोपी से ढक दिया जो कि अपारदर्शी है, और एक तरफ से प्रकाश दिया, कहीं नहीं मुड़ा। फिर क्या किया, इस टोपी को हटाकर ऐसी टोपी लगाई जो पारदर्शी है, पारदर्शी टोपी है, ये टोपी पारदर्शी है, टिप कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट कैप, तो प्रकाश की दिशा मुड़ जाता है। इसका मतलब प्रकाश अंदर पहुंचेगा तभी होगा। ये तो अपारदर्शी टोपी थी, इसलिए प्रकाश इसके आर पार नहीं जा पाया, आर पार नहीं जा पाया, तो इसकी जो प्रांकुर चोल के शीर्ष तक नहीं पहुंचा था प्रकाश। अब ये ऐसे, अब ऐसी टोपी लगाई गई है जो पारदर्शी है, तब ये मुड़ गया। अब क्या किया कि ऐसे ही नीचे वाला आधारीय भाग जो है उसको ढक दिया किसी अपारदर्शी से, आधारीय भाग को, ये देखने के लिए कि प्रकाश का उद्दीपन कौन ग्रहण कर रहा है, शीर्ष ग्रहण कर रहा है या आधारीय भाग कर रहा है। आधारीय भाग को ढकने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो प्रकाश की दिशा में मुड़ रहा था। इसका मतलब पादप की जो प्रांकुर चोल का जो शीर्ष है वही प्रकाश को ग्रहण करता है, वही प्रकाश को ग्रहण करता है, और जो भाग प्रकाश की दिशा में होता है उसकी कोशिकाओं की लंबाई कम बढ़ती है, और जो भाग प्रकाश के छाया की तरफ है, प्रकाश की दिशा में नहीं है, उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए ये प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। या ऐसे कहें तो ऐसे मुड़ गया, यहाँ से प्रकाश दे रहे थे, इधर की लंबाई कम बढ़ी, इधर की लंबाई ज़्यादा बढ़ी, प्रकाश की दिशा में मुड़ गया। ठीक है, अब फिर से पीछे चलते हैं। और इस बाइसेंजेंसन के प्रयोग पर चलते हैं, बाइसेंजेंसन के यहाँ वाले में एक प्रयोग तो इधर है और एक दूसरा प्रयोग इधर है। पहले इस पर चलते हैं। इसने क्या किया कि इन्होंने जई के प्रांकुर चोल पर प्रयोग किए। डार्विन ने तो क्या, कैनेरी घास, कैनेरी घास अंग्रेजी में कहें तो कैनेरी ग्रास, और बाइसेंजेंसन आगे पाल और वेंट, उन सब ने जई, एविना सटाइवा, एविना सटाइवा के प्रांकुर चोल पर प्रयोग किए। तो ये जई के प्रांकुर चोल के शीर्ष को काट दिया, और शीर्ष और आधार के बीच में एक जिलेटिन का टुकड़ा रख दिया। जिलेटिन बैरियर इंसर्टेड सब एपिकली, बीच में जिलेटिन का टुकड़ा और शीर्ष काट कर रख दिया। जब सिर्फ शीर्ष काट रहे थे तो प्रकाश की दिशा में नहीं मुड़ता है ना। अब शीर्ष काट कर शीर्ष और आधार के बीच में एक जिलेटिन का टुकड़ा, जिलेटिन जेली जैसा होता है,
तो इसमें से आर पार रसायन जा सकता है। और फिर एक तरफ से प्रकाश दिया, प्रकाश की दिशा में प्रांगपुरचोल मुड़ गया। इसका मतलब इस प्रयोग से तो ये पता चला कि इसकी चोटी पर कोई रसायन बनता है जो रसायन प्रकाश की दिशा मोड़ रहा था। इस प्रयोग से पता चला कि चोटी पर जो रसायन है वो जिलेटिन से होकर नीचे गया और नीचे जाकर भी ये प्रकाश की दिशा मोड़ रहा है। ठीक है। अब जिलेटिन की जगह उसने अब्रक का टुकड़ा रखकर यही प्रयोग किया। अब्रक अपारदर्शी होता है, अपारगम्य है। रसायन एक अब्रक का इधर मैं बना दूं, बीच में अब्रक की प्लेट लगा दी। अब एक तरफ से प्रकाश देता है तो ये कहीं नहीं मुड़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो रसायन बन रहा था वो नीचे जा नहीं पाया, जिलेटिन में से होकर चला जाता है। ठीक है। अब अब्रक की प्लेट को आधी दूर रखा है इसने, आधी दूर। ये देखो, अब्रक की प्लेट को आधी दूर रखा गया है, पूरी दूर नहीं रखा गया है। यहाँ मैंने पूरी दूर दिखाया है। अब जहाँ अब्रक की प्लेट है उसके विपरीत दिशा में प्रकाश दिया तो ये कहीं नहीं मुड़ा, और जहाँ अब्रक की प्लेट है उसी दिशा में प्रकाश दिया तो ये प्रांगपुरचोल प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। प्रांगपुरचोल प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है। अब इसका कारण क्या हो सकता है ये देखते हैं। इसका कारण ये हुआ कि अभी जैसे इससे पहले वाले हमने व्याख्या की कि जहाँ प्रकाश पड़ता है वहाँ की कोशिकाएं कम लंबी होती हैं, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ की कोशिकाएं अधिक लंबी होती है। अब इसने यहाँ से प्रकाश दिया तो ये ऑक्सीजन जो है वो इसका मतलब अप्रकाशित भाग में इकट्ठा हो गया। ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ होता है? अप्रकाशित भाग में इकट्ठा होकर नीचे जाने का प्रयास था ऑक्सीजन का, लेकिन बीच में बाधा क्या आ गई? अब्रक की प्लेट। अब्रक की प्लेट बाधा आ गई, इसलिए ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाया। ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाया तो नीचे की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि नहीं हुई। लंबाई में वृद्धि नहीं हुई इसलिए प्रकाश की दिशा में नहीं मुड़ा। यहाँ देखते हैं, जहाँ से प्रकाश दिया उसके विपरीत भाग में ऑक्सीजन आकर कहाँ गया? नीचे की तरफ। और इस विपरीत भाग जो छाया वाला भाग है वहाँ की कोशिकाओं की लंबाई में इसने वृद्धि की, इसलिए ये प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है। एक और वीडियो से हम लोग इसको समझेंगे, एक और स्लाइड से। ये उधर वाला बाइसन जैनसन का प्रयोग है, ये वाला वो जिलेटिन वाला बताया है इसने कि जब जिलेटिन का टुकड़ा शीर्ष और ठूंठ के बीच में रखते हैं और प्रकाश देते हैं तो प्रकाश अनुवर्तन होता है, लेकिन शीर्ष और नीचे ठूंठ के बीच में अब्रक की प्लेट रख देते हैं तो प्रकाश अनुवर्तन नहीं होता है। ये दिखाया गया, ये हमने पिछले स्लाइड में देख लिया था। ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, डार्विन वाला प्रयोग, इस पर चर्चा कर ली हमने। बाइसन जैनसन वाला प्रयोग, इस पर भी चर्चा कर ली। अब इस पाल के प्रयोग पर चर्चा करते हैं। पाल पर, इन दो पर करेंगे, पाल और वेंट पर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस पर ये वाले हम लोग देख रहे हैं, ये देख चुके हैं हम लोग। ठीक है। पाल ने क्या किया? शीर्ष को हटाया और हटाकर उसको आधी दूरी पर रखा, आधी दूरी पर रखा। ठीक है। पूरी दूरी पर नहीं रखा, आधी दूरी पर रखा। और फिर एक तरफ से प्रकाश दिया, एक तरफ से प्रकाश दिया। ये प्रकाश, ये सूरज दिख रहा है, इसका मतलब प्रकाश की दिशा ये है, यहाँ से प्रकाश दिया इसने। अब जैसे पिछले प्रयोग में हमने देखा कि ऑक्सीजन प्रकाश वाले क्षेत्र के जगह कहाँ इकट्ठा होता है?
जहाँ कम प्रकाश हो वहाँ, जहाँ कम प्रकाश हो वहाँ इकट्ठा होता है और वहाँ से जाता है नीचे, और जहाँ नीचे जाता है नीचे जाकर नीचे की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि कर देता है। तो ये हुआ ये ऑक्सीजन यहाँ से नीचे जाने की जगह मिल गई इसको, यहाँ की कोशिका में लंबाई में वृद्धि की, इसलिए प्रकाश की विपरीत दिशा में मुड़ गया, प्रकाश की विपरीत दिशा मुड़ा ये। ठीक है। अब यदि हम प्रकाश इधर से देते तब क्या होता, इस तरफ से देते इसी प्रयोग में, ये नीचे वाला आधार, ये ऊपर वाली प्रांकुर चोल का शीर्ष। अब मैं कह रहा हूँ प्रकाश इधर से देते तो, इधर से देते तो ऑक्सीजन प्रकाश वाले क्षेत्र से कहाँ जाता है, बिना प्रकाश वाले क्षेत्र में। तो ऑक्सीजन यहाँ गया, यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे कोई कोशिका है नहीं, एक प्रकार से नीचे गिर जाएगा, ये मान लेते हैं। नीचे कोशिका ही नहीं है तो लंबाई किसी की बढ़ाएगा नहीं, लंबाई किसी की नहीं बढ़ाएगा तो ये जो ठूंठ है ये प्रकाश की दिशा में मुड़ेगा नहीं, ये प्रकाश की दिशा में नहीं मुड़ेगा। यहाँ प्रकाश की विपरीत दिशा में क्यों मुड़ा, क्योंकि ये आपको व्याख्या की थी, यहाँ पे इकट्ठा हुआ ऑक्सीजन, अंधकार वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन इकट्ठा होता है, फिर वो नीचे जाकर नीचे वाली कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि कर देता है, इसलिए प्रकाश की विपरीत दिशा में मुड़ गया। सेम यही चीज़ यहाँ पे है जो वेंट ने किया। वेंट ने क्या किया कि प्रांकुर चोल, जेई के प्रांकुर चोल के सीड्स को काट काट कर उनको अगर अगर के खंड पर रख दिया। अगर अगर समुद्री शैवाल है, अगर अगर सिर्फ अगार भी बोलते हैं उसको या अगर भी बोलते हैं, और उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हम बायोटेक्नोलॉजी में, पादप उत्तक संवर्धन में किया जाता है, टिश्यू कल्चर में किया जाता है। वो भी एक जिलेटिन जैसे ही है, लसलसा जेली सदृश होता है। थोड़ा थोड़ा हम लोग देख सकते हैं कि ग्वार पाठा के अंदर जो जेली जैसा मिलता है वैसा पदार्थ है, ये समुद्री घास है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, कहने मतलब ये किसी रसायनों को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, इनके ऊपर रखा अगर अगर पर, फिर अगर अगर के टुकड़े काट दिए, ब्लॉक्स, टिप्स रिमूव अगर कट इनटू ब्लॉक्स, और एक टुकड़े को सेम ऐसे ही रखा है आधी दूरी पर, पूरी दूरी पर नहीं रखा है, आधी दूरी पर, आधी दूरी पर रखते हैं और एक तरफ से प्रकाश देते हैं, जिस तरफ से प्रकाश देते हैं उसके विपरीत दिशा में मुड़ गया। अगर ब्लॉक प्लेस्ड ऑन वन साइड एंड बेंड्स अकर्स नो लाइट, यानी बिना प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है, उसका कारण भी ये हुआ कि इस पूरे अगर अगर में क्या था, ऑक्सीजन आ गया था, पूरे में ऑक्सीजन था, और वो ऑक्सीजन नीचे जाने की संभावना कहाँ हुई, केवल यहीं पे, इधर से नीचे नहीं जा पाया। नीचे कोशिकाएं थी, उनकी लंबाई में वृद्धि कर दी इसमें। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, उसी इवेंट का प्रयोग एविना सटाइवा पर। ऑक्सीजन इन द एविना कोलियोप्टाइल, ये पिंक कलर में ऑक्सीजन दिखा रहा है कि ये ऑक्सीजन जो है वो इसकी प्रांकुर चोल में है। अब इस सीड्स को काट कर इस कटे हुए सीड्स को अगर अगर के ऊपर रख दिया। ये अगर अगर यहाँ पे ग्रे कलर से दिखा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो उस सीड से किस में चला गया, अगर अगर में चला गया। इसलिए सीड्स जो गुलाबी था उसको उसमें कम हो गया ऑक्सीजन, इसलिए उसको हरा दिखाने लग गया, और जो ग्रे कलर का अगर अगर है उसको पिंक दिखाना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या किया, ये काटा हुआ सीड्स है, सीड्स कटा हुआ नीचे वाला भाग है उसका, प्रांकुर चोल का निचला हिस्सा है बिना सीड्स वाला, और उसके ऊपर इस अगर अगर के ब्लॉक को रख दिया। पूरे ऊपर न रखकर आधी दूरी पर रखा है। आधी दूरी पर रखकर इस तरफ से प्रकाश दे रहे हैं, इस तरफ से प्रकाश दे रहे हैं, तो ये इसकी प्रवृत्ति है नीचे जाने की, तो यहाँ नीचे कोशिकाएं है नहीं लंबाई बढ़ाने के लिए,
और वैसे भी ये ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ जाता है, अप्रकाशित क्षेत्र की तरफ ज़्यादा जाता है। तो ये इस अगर अगर का ज़्यादातर ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इस एरिया में, और यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करेगा, इसलिए ये प्रकाश की विपरीत दिशा में मुड़ गया, प्रकाश की विपरीत दिशा में मुड़ गया। ठीक है। अब इसे यदि हम प्रकाश यहाँ से देते तो क्या होता, तो ये कहीं नहीं मुड़ता। क्यों नहीं मुड़ता, कि ऑक्सीजन ज़्यादा इकट्ठा हो जाती इस तरफ, यहाँ से ऑक्सीजन नीचे जाती, नीचे कोशिकाएं हैं नहीं मोड़ने के लिए। तो ये सभी प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकला, और एक ऐसा भी प्रयोग उसने करके देखा, एक और प्रयोग जो हम लोग देखते हैं कि इस कटे हुए शीट्स को अगर अगर के दो ब्लॉक के बीच में इस प्रकार रखा कि आधा आधा पूरा आ जाए, और दोनों के बीच में अब्रक की प्लेट लगा दी। ये तो कटा हुआ शीट्स है ये वाला, और ये है अगर अगर, और इनके बीच में है अब्रक, अंग्रेजी में कहें तो माइका। ठीक है। और अब तो ये जैसे ये अगर अगर के ब्लॉक में ऑक्सीजन जाता ही है, लेकिन अब क्या किया कि सिर्फ एक तरफ से प्रकाश दिया, सिर्फ एक तरफ से प्रकाश दिया। ऐसा करके कुछ देर के लिए रखा, कुछ समय, कुछ घंटे, हो सकता है एक आध दिन के लिए रखा। फिर उसने विश्लेषण करके देखा कि ऑक्सीजन ज़्यादा किस में इकट्ठा हुई है, तो उसने पाया कि जो बिना प्रकाश वाला भाग है वहाँ पे 65% ऑक्सीजन मिली, और जो प्रकाश वाले क्षेत्र की तरफ जो ब्लॉक था उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली 35%। तो इससे ये सारांश निकला कि ऑक्सीजन जो है प्रकाश वाले क्षेत्र से अप्रकाशित क्षेत्र की तरफ जाता है, और वहाँ से नीचे गति करता है। जैसे प्रकाश इधर दे रहे हैं तो ऑक्सीजन इधर की जगह ज़्यादा कहाँ इकट्ठा होगी, जहाँ छाया वहाँ पे, और वहाँ नीचे जाकर कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करेगी, और इसके कारण से जो तना जो है वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है। ठीक है। अब दिन में जैसे उसी कमरे की बात करें, बंद कमरा, एक तरफ खिड़की खुली हुई, और वो पौधा का जो तना है वो खिड़की की तरफ मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से प्रकाश आ रहा था। सामान्य रूप से यदि पौधे को हम लोग बाहर उगाएं तो क्या होता है कि दिन में प्रकाश चारों ओर से पड़ता रहता है ना, चारों ओर से प्रकाश आता है, और हमारे वातावरण में जो प्रकाश आता है वो परावर्तित प्रकाश है, इधर उधर से टकरा कर आता है। तो पादप में चारों ओर से प्रकाश है, चारों ओर से प्रकाश है, तो ऑक्सीजन चारों ओर बराबर मात्रा होती है, बराबर मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन ऊपर से नीचे तक बराबर मात्रा में जाता है, इसलिए तना सीधा वृद्धि करता रहता है। मूल में ऑक्सीजन का प्रभाव विपरीत है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रभाव इसके विपरीत है। अब ऑक्सीजन के विभिन्न कार्य देखते हैं हम लोग कि पादप के में ऑक्सीजन के क्या क्या प्रभाव है। सबसे पहला प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका परीक्षा में आता है, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष प्रभाविता। शीर्ष प्रभाविता अंग्रेजी में बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस हिंदी में शीर्ष प्रभाविता। अभी हमने देखा जैसे प्रांकुर चौल के शीर्ष से ये ऑक्सीजन पर प्रयोग किए थे। इसका मतलब प्ररोह का जो शीर्ष है वहाँ से ऑक्सीजन बनता है, और वहाँ से ऑक्सीजन नीचे की तरफ गति करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कारण से पादप के जो तने की लंबाई में वृद्धि होती है ना। तो जब तक शीर्षस्थ कलिका ऑक्सीजन बनाती रहती है, वो ऑक्सीजन नीचे जाकर पार्श्व कलिकाओं को सुप्त रखता है। अभी शीर्षस्थ कलिका, पार्श्व कलिका क्या हुई, ये पादप है, ये इसके साइड में ये तने निकल रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन बन रहा है ऊपर, ये शीर्षस्थ कलिका, ये ऑक्सीजन नीचे जाकर नीचे जाता है, और इसके कारण से यहाँ पे जो पार्श्व कलिकाएँ हैं
इस तरफ यहाँ वो दबी हुई रहती हैं, वो दबी हुई रहती हैं, प्रस्फुटित नहीं होती हैं। थोड़ा थोड़ा प्रस्फुटन ज़रूर होता है ताकि थोड़ा बहुत तने साइड पार्श्व में शाखाएं बने, लेकिन उतनी ज़्यादा क्रियाशील नहीं रहती। इस प्रभाव को बोलते हैं शीर्षस्थ प्रभाविता। अब यदि इस पादप की चोटी को काट दें, शीर्षस्थ कलिका को काट दें, तो पार्श्व कलिकाएँ सक्रिय हो जाती हैं, तब पार्श्व कलिकाएँ सक्रिय होती है। तो जब तक शीर्षस्थ कलिकाएँ सक्रिय रहती है वो प्रभावी रहती है और वो पार्श्व कलिकाओं को संदमित रखती हैं, उनको प्रस्फुटित होने से रोकती हैं। जब शीर्षस्थ कलिका को काट दिया जाता है तब पार्श्व कलिकाएँ प्रस्फुटित होती हैं। अब तना लंबाई में वृद्धि करना बंद कर देगा और साइड में वृद्धि करना प्रारंभ कर देगा। तो देखते हैं हम लोग बहुत वो विशेषकर बगीचों में हम लोग देखते हैं, जो बगीचों में किनारे किनारे पर जो हेज़ लगी हुई रहती है मेहंदी की और अन्य, वो उसको विभिन्न डिज़ाइन बनाना, उसको चौड़ाई में, ऐसे मेहंदी के पौधे को चौड़ाई में बढ़ाने के लिए पौधा जो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी शीर्षस्थ कलिका को काट दिया जाता है। अब वो लंबाई में वृद्धि नहीं करके चौड़ाई में वृद्धि करेगा तो वो झाड़ी नुमा हो जाएगा। ठीक है, ये कार्य जो बागवानी करते हैं वो करते हैं और इस संबंध में प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। अगला कार्य देखते हैं हम लोग, सेल इलोंगेशन। अभी हमने देखा ही था, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करते हैं, है ना, तभी तना लंबाई में वृद्धि कर रहा था। विशेष रूप से जो अप्रकाशित क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा था, वहाँ की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना इसका प्रमुख कार्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जड़ों का प्रारंभन, रूट इनिशिएशन, जड़ें उगाना। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनको उगाने के लिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करते हैं और उनके तनों को हम लोग उगाते हैं। जैसे गुलाब है, गुलाब की टहनी को काट कर अन्यत्र रोपित करते हैं, गुलाब का नया पौधा हो जाता है। गुलाब का बीज भी वैसे नहीं मिलता है ना। अब यदि उस गुलाब के कलम को पहले किसी ऑक्सिन, विशेषकर IBA में डुबोकर कुछ निश्चित अवधि तक, और फिर उसको यदि हम लोग भूमि में रोपित करें, यानी पहले उपचारित किया जाए ऑक्सिन से और फिर उसको भूमि में रोपित किया जाए, तो जड़ें जल्दी विकसित होती हैं। ठीक है, जड़ों के विकास में इसका मुख्य योगदान है। ठीक है, अगला है पार्थेनोकार्पी। ये शब्द भी हमने पढ़ा है, अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल बनना। तो ऑक्सिन का उपयोग पुष्प जो कलिकाएं होती हैं उनके ऊपर यदि छिड़क दिया जाए तो बिना निषेचन के ही उनका पुष्प का जो अंडाशय है वो सीधा ही फल में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे फलों में बीज नहीं होते हैं, बीज रहित फल विकसित करने में किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग। कई पौधे, विशेषकर जो छोटे शाकीय पौधे हैं या गेहूँ विशेषकर हम लोग देखें तो कोई ज़्यादा लंबा उसका पौधा होता नहीं है और तेज़ हवाओं, आंधी वगैरह, कई बार बहुत तेज़ बरसात आती है, उसके कारण से वो उनके तने जो कमज़ोर होते हैं उसके कारण से वो नीचे गिर जाते हैं पौधे और ज़मीन पर पड़े रहते हैं। बाद में बढ़ते तो रहते हैं, जीवित तो रहते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर पड़े रहते हैं क्योंकि उनके आधारीय भाग तने के कमज़ोर होते हैं। तो यदि उन पर ऑक्सीजन छिड़क दिया जाता है छोटे छोटे पौधों पर तो उनका आधारीय भाग कठोर हो जाता है और उन तेज़ हवाओं, आंधी वगैरह में वो उनको गिरते नहीं हैं। उसको लिए भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी, ये प्रसुप्त अवस्था को नियंत्रित करता है, विशेषकर आलू की प्रसुप्त अवस्था बनाए रखता है। NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का उपयोग यदि आलू के कंदों पर किया जाए तो आलू के कंद लंबे समय तक प्रसुप्त बने रहेंगे, प्रस्फुटित नहीं होंगे, उनकी कलिकाएं नहीं फूटेगी, प्रस्फुटित नहीं होगी, इसलिए वो आलू सोया हुआ रहेगा। डोरमेंसी मतलब प्रसुप्त अवस्था होना। ठीक है। थिनिंग ऑफ फ्लावर्स, ये एक विशेषकर आम पर लागू है। आम की कई प्रजातियां ऐसी है जिनमें एक साल बहुत ज़्यादा फूल लगते हैं, अगले साल कम फूल लगते हैं पहले की तुलना में। फूल तो काफ़ी पर्याप्त लगते हैं लेकिन पहले की तुलना में कम लगते हैं। तो जब कम फूल लगते हैं तब फल बड़े आकार के बनते हैं, बड़े आकार के फल होते हैं तो उनमें रस वगैरह ज़्यादा होता है। लेकिन जब फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं जिस वर्ष में, उस साल फल छोटे छोटे रह जाते हैं।
छोटे छोटे रह जाते हैं और पास पास फूल होने के कारण से फल आपस में कमज़ोर, जो छोटे पूरे परिपक्व होने से पहले भी गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए जिस साल ज़्यादा फूल लगते हैं उस साल यदि ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाता है तो पुष्पों की संख्या कम हो जाती है। पुष्पों की संख्या कम हो जाती है जिससे फल, बड़े बड़े फल और अच्छे क्वांटिटी में, अच्छे क्वालिटी में और फल उत्पादन होता है। तो ये आम पर लागू किया जाता है इस चीज़ को। इफ़ेक्ट ऑफ एब्सिशन, एब्सिशन मतलब बोलते हैं विलगन को। विलगन मतलब झड़ जाना, तो ये विलगन परत बनने से रोकता है। तो अपरिपक्व फलों को, अपरिपक्व पत्तियों को समय से पूर्व झड़ने से रोकने के लिए भी ऑक्सिन उपयोगी है। इसका छिड़काव यदि पादपों पर किया जाए तो फल परिपक्व होने से पहले या समय से पूर्व नहीं गिरते हैं। ठीक है, विलगन को रोकता है। विलगन को एब्सिशन बोलते हैं अंग्रेजी में। इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, वीड्स मतलब खरपतवार, खरपतवार का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब जड़ सहित नष्ट कर देना। मुख्य कार्य ये 2,4-D और 2,4,5-T करते हैं। ये द्विबीजपत्री खरपतवारों, खरपतवार को वैसे परंपरागत खेती में हाथ से उखाड़ा जाता है, जिसको अपने मारवाड़ी में आम बोलचाल में निनाण कहते हैं, निनाण करते हैं। हाँ, मुख्य फसली पादपों के बीच में जो घासें उग जाती हैं उनको उखाड़ना। ये क्या करते हैं, यदि ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं और जो मूल जो फसली पादप है उनको कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, विशेष रूप से द्विबीजपत्री जो खरपतवार होते हैं उन पर ये ज़्यादा प्रभावशाली है, 2,4-D और 2,4,5-T। टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, पादप उत्तक संवर्धन का इसका हम लोग अलग से बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे और साइटोकाइनिन वाला जब हम लोग वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग एक वो भी देखेंगे, एक चित्र भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो प्रयोगशाला में पादप के किसी भी भाग को लेकर, चाहे वो अकेली कोशिका हो या कोशिकाओं का समूह हो या कोई अंग हो, किसी अंग का टुकड़ा हो, पत्ती का छोटा सा टुकड़ा, उससे भी हम लोग नया पौधा प्रयोगशाला में उगा सकते हैं। उसके लिए पहले केलस तैयार होता है, केलस बोलते हैं अविभेदित कोशिकाओं का समूह। फिर उस केलस में विभेदीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो उस केलस में अधिक ऑक्सिन यदि दिया जाता है तो सिर्फ जड़ें विकसित होती हैं, यदि अधिक मात्रा में साइटोकाइनिन देते हैं तो सिर्फ प्ररोह विकसित होता है। और दोनों को पर्याप्त मात्रा में उचित अनुपात में देते हैं तो प्ररोह साइटोकाइनिन के कारण से और ऑक्सिन के प्रभाव से मूल विकसित होते हैं। तो एक पॉइंट भी हमने देखा था, रूट इनिशिएशन, वही है पादप उत्तक संवर्धन में भी जो केलस है उसमें जड़ों के विकास में ऑक्सिन का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सिन तक हमने ये पढ़ लिया, ऑक्सिन की खोज वगैरह कैसी हुई और विभिन्न प्रकार के पीजीआर्स कौन कौन से उन पर। अगले वीडियो में आपके सम्मुख जिबेरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।